साहब जी, लाइफ का ऐसा कौन सा यानी मोमेंट यानी आपको लगा कि वो खुशी वाला पल सबसे पर्सनली अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि मेरी अभी शादी हुई है तो काफ़ी खुश था मैं। बाकी प्रोफेशनली जब मेरा सिलेक्शन हुआ ऑब्वियसली। हेलो दोस्तों, स्टडी किड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गरज सैनी एंड आज की वीडियो में हम मिलेंगे मोहम्मद शादाब जी से। चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर मोहम्मद शादाब जी जो बीकानेर मंडल में कार्यरत हैं एंड इनका सिलेक्शन 2019 में जो वेलफेयर इंस्पेक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी आई थी उनके थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है। एंड इनसे आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, बुक लिस्ट क्या रही एंड इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। तो मोहम्मद शादाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी किड में। एंड हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था एंड कहाँ से आपने स्टडी की, ये सारी बातें पहले हम डिस्कस करते हैं। मैं बेसिकली अलवर से बिलोंग करता हूँ और मैंने जो मेरी स्कूलिंग है वो पूरी अलवर से ही की थी। मैंने मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया है। मैंने BA LLB ऑनर्स की है जो 2018 में कंप्लीट हुई। उसके बाद 2019 में ये नोटिफिकेशन निकला जिसमें मैंने वो अप्लाई किया। उसके बाद 2022 में उसी के बेसिस पे मैं सेलेक्ट हुआ और जुलाई 2022 से मैं बीकानेर मंडल पर कार्यरत हूँ। तो आपके टाइम में यानी वैकेंसी कितनी थी इस NWR के अंदर पूरे? जो RRB अजमेर थी, जो NWR और शायद NCR को दोनों के लिए पेपर कंडक्ट कराती है, उसमें टोटल 2 वैकेंसीज। अच्छा, 2 वैकेंसी थी? 2 वैकेंसी थी और दोनों वैकेंसीज NWR की थी। एक जिसपे दोनों वैकेंसी पे एक पे मैं सिलेक्ट हुआ और एक पे मेरे साथी हैं विमल नांगल जी। तो दोनों बीकानेर में? हम दोनों बीकानेर में एक ही सेक्शन में काम कर रहे हैं। तो आपने तैयारी कैसे स्टार्ट की इसकी? एक्चुअली जब ये नोटिफिकेशन आया तो मैंने इसमें देखा तो सिलेबस 2 भागों में बटा हुआ था। एक जो पार्ट था 50 क्वेश्चंस का वो लेबर लॉज का था और एक 50 क्वेश्चंस का जो पार्ट था वो जनरल स्टडीज का बेसिस पे था। अब जनरल स्टडीज में भी कई बाइफरकेटेड सिलेबस था, लेकिन मेरा ये था कि मैं क्या है लेबर लॉज में मैंने देखा कि मैं इसे कर सकता हूँ, तो मैंने उसे अडॉप्ट किया। और क्योंकि मैं जो लीगल एस्पेक्ट्स के जो लॉ सब्जेक्ट्स के जो पेपर एग्जाम्स होते थे उनकी तैयारी मैं नहीं कर रहा था, मैं जनरल जो थी गवर्नमेंट सर्विसेज उनके लिए तैयारी कर रहा था। तो मेरे लिए इजी था क्योंकि मैं GK से भी जुड़ा हुआ था और मैं लॉ से भी जुड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये सोचा और मैंने जो लेबर लॉज के जो सब्जेक्ट्स थे उनकी लिस्ट निकाल के उसका प्रॉपर सिलेबस जो था वो निकाल के एक्ट्स वाइज को शुरू किया और GK के लिए भी जो मेरे पास बुक्स और जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ किया। तो इसमें बुक्स आपने कौन कौन सी प्रेफर की? अगर जैसे लोग की अगर तैयारी कर रहे हैं बच्चे प्रोफेशनल सब्जेक्ट के लिए, उनको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए? जितना मैं मानता हूँ ये है कि इसके लिए तैयारी लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ज़्यादा करेंगे। 90% मैं ये मानता हूँ जिन्होंने जो लॉ से जुड़े हुए हैं वो इसका फॉर्म भरेंगे। हालांकि MBA और वो भी इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए गई हैं, लेकिन 90% वो भरेंगे। लेबर लॉ हर एक लॉ का स्टूडेंट पढ़ता ही पढ़ता है, तो उसको ये पता होता है कि जो बेयर एक्ट्स होते हैं वो ही क्रक्स है। मैं बेयर एक्ट्स के अलावा कोई भी दूसरी बुक मैंने अडॉप्ट नहीं की लॉज के लिए। जो भी सब्जेक्ट्स थे उनके बेयर एक्ट्स उठाए, उनके नोट्स बनाए और उन्हीं को मैं लगातार पढ़ता रहा। बेयर एक्ट्स के अलावा केस लॉज के लिए मैंने गूगल और उनके जो भी बुक्स थी लेबर लॉज की, एक बुक या 2-3 बुक जो भी होती हैं लॉ सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें केस के लिए भी बहुत वाइड नहीं होते। 100 केसेस हैं, गूगल पे जाइए 100 टॉप केस डालिए और उस पर जो केस आएंगे वो उसके लिए बेस्ट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बेयर एक्ट से जुड़े रहेंगे तो लेबर लॉज जो लॉ का सब पार्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो इसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आपने नोट किए थे कि भाई इससे रिलेटेड क्या लेटेस्ट चल रहा है, केस स्टडीज कौन सी आ रही हैं लेटेस्ट? जी, हर एक बेयर एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसके सेक्शंस होते हैं, साथ ही साथ जो भी उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं वो भी उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अमेंडमेंट्स के बिना अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस तो अमेंडमेंट के होंगे उसमें, ये श्योर है। इतने ही क्वेश्चंस केस लॉज के हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस बेयर एक्ट से ही आएंगे, उसके बाहर नहीं जाते हैं। तो इसमें यानी कितना स्कोर रहा आपका 50 में? मेरा जो स्कोर था वो एक्चुअली इस लेबर लॉज में ही था। मेरा अबाउट 50 में से 38 स्कोर जो था वो लेबर वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट, बाकी अपना ये GK में और इसमें था। मेरे जो उस टाइम मार्क्स आए थे वो अराउंड 63 मार्क्स थे और जो सेकंड नंबर पर रहा था उनके 52 या 53 मार्क्स थे। तो काफ़ी गैप था और
जब हमने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे 2 वैकेंसीज थी और एग्ज़ाम देने वाले फॉर्म्स 1400 या 1500 थे। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, मैं ये मानता हूँ कि जो सुपर कम्पिटिटिव होगा। हमारे टाइम पे वैकेंसीज भी कम थी, अभी भी वो कम हैं, अभी भी कोई ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। अवेयरनेस भी इतनी नहीं थी, अवेयरनेस भी इतनी नहीं थी। हमने जब फॉर्म भरा तो मेरे साथ वालों ने ही नहीं भरा, वही नहीं भर पाए। टाइम भी कोविड का चल रहा था। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि सुपर कम्पिटिटिव होगा। एक पोस्ट के लिए कम से कम 5 या 6 हज़ार लोग कम्पीट करेंगे। तो कट ऑफ भी यानी इस हिसाब से मैं 70+ तो कम से कम। अगर मैं जैसे मानता हूँ कि अगर RRB अजमेर में जब हमने पेपर दिया तो उस टाइम अगर कट ऑफ 63 गई, जो मेरे नंबर्स थे, 53 गई जो मेरे विमल जी के नंबर थे, तो ये मान के चलिए कि अभी कट ऑफ 70 और 70 अप हो जाएगी RRB अजमेर। अब जैसे आप लॉ बैकग्राउंड से हो तो फिर आपको जीके, मैथ, रीजनिंग, तो ये सब तैयारी करने में आपको थोड़ी दिक्कत तो आई होगी, तो उसके लिए देखिए रीजनिंग और जो ये लगातार प्रैक्टिस का सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथ से जुड़ा हुआ हो, अगर वो रीजनिंग और जो भी जीके होती हैं, जीके तो जनरली हम पढ़ाई से अगर जुड़ेंगे तो ही कर पाएंगे, लेकिन रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये प्रैक्टिस के सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं जो लॉ बैकग्राउंड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि वो रीजनिंग पे खूब फोकस करें। रीजनिंग में प्रॉपर नंबर आते हैं, खूब मार्क्स आते हैं। उसमें जो पुराने जो क्वेश्चन जो पेपर हैं रेलवे के, या तो वही प्रैक्टिस करते रहे, उसी तरह का लेवल रहता है। बिल्कुल वही लेवल रहता है। मैं क्योंकि नेट क्वालिफाइड था, तो नेट के लिए भी मैं प्रिपेयर करता था, तो उसमें भी ये रीजनिंग और ये सब होती थी, तो उस वजह से मेरी रीजनिंग ठीक थी, मैं उसमें करता था। और रीजनिंग प्रॉपर रहेगी तो ज़्यादा मजा आएगा। सब्जेक्ट पे की बेसिस पे सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल है, उसमें जितना ही मेहनत कर रहे हैं उतना ही मेहनत दूसरे पार्ट में भी करनी होगी। रेलवे में यानी वेलफेयर इंस्पेक्टर का वर्क क्या और जॉब आपको कैसी लगती है? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हम जो वर्क करते हैं उसका सरकार हमको पैसा दे देती है, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ एज ए स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, उसमें आप काम करते हैं, सरकार उसका पैसा भी देती है, साथ में आपको दुआएं भी मिलती हैं। हाँ, ऐसी कोई दूसरी पोस्ट नहीं है। इसमें हम लोगों के ग्रीवेंसेस सॉल्व कर रहे हैं, उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ एम्प्लॉय नहीं जुड़ा हुआ है, हमारे साथ रिटायर्ड एम्प्लॉय भी जुड़ा हुआ है। हम एक बिगर वाइडर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। हमने रेलवेज में ऐसी बहुत शायद ही कोई पोस्ट हो जो सारे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर ऐसी पोस्ट है जो 8 डिपार्टमेंट के साथ साथ RPF से भी जुड़ी हुई है, अकाउंट से भी जुड़ी हुई है, और सभी पूरे रेलवे को वाइड को कवर करती है। और ये बहुत ही ब्लेस्ड जॉब है और मैं इसमें बहुत इंजॉय करता हूँ और बहुत खुश रहता हूँ। तो इसमें आगे यानी आपका कैरियर कैसा है, आगे आप अगर बढ़ना चाहें? जैसे स्टाफ एंड वेलफेयर ये खुद पोस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन इसके वाइडर एस्पेक्ट में जाएं तो आप APO के लिए अप्लाई करें, APO बन सकते हैं। इसमें प्रमोशन काफ़ी अच्छे हैं, और बाकी डेपुटेशन पे भी हम इसमें शायद जा सकते हैं, IB में, CBI में। इसमें डेपुटेशन बेसिस पे भी काफ़ी जाते रहते हैं, स्टेट्स में भी जाते हैं, और ऐसा है इसमें। तो वो अच्छा, इसमें स्कोप काफ़ी है, आपको लर्निंग स्कोप काफ़ी है, और जो ग्रोथ स्कोप काफ़ी है। तो साहब जी, लाइफ का ऐसा कौन सा यानी मोमेंट यानी आपको लगा कि वो खुशी वाला पल सबसे पर्सनली अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि मेरी अभी शादी हुई है तो काफ़ी खुश था मैं। बाकी प्रोफेशनली जब मेरा सिलेक्शन हुआ ऑब्वियसली, और सबको बड़ा अच्छा फील होता है काफ़ी, अगर 1-2 साल तैयारी करें उसके बाद हमारा सिलेक्शन और हम किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचे। हाँ, वैकेंसी भी 2 ही और उसके अंदर भी यानी नाम आ जाए तो वो जब मैंने वो मेरा जब रिजल्ट देख रहा था और जब मैंने देखा कि इसमें एक्चुअली क्या होता है, अगर किसी नोटिस किया हो तो रोल नंबर काफ़ी बड़ा होता है। तो मैंने उसको चेक किया, फिर दोबारा किया, फिर एक उसको मिलाया, तो मुझे बड़ा वो ये केस मेरे साथ जब मेरा रिजल्ट आया था स्टेशन मास्टर का, तो मैंने भी 3-4 बार उसको देखा, भाई मेरा ही है ना ये, क्योंकि वो रोल नंबर काफ़ी बड़ा होता है। तो इसके अंदर क्या बच्चे यानी काफ़ी टेंशन ले रहे कि यार एक ही सीट है, तो मैं तैयारी क्या भरें इस फॉर्म को, कंपटीशन है बहुत टफ होने वाले हैं, तो बच्चों को मोटिवेशन के लिए आप कुछ बताइए। कॉम्पिटिटिव लेवल हर एक पोस्ट में उतना ही रहता है। स्टेट्स की सर्विसेज में लॉ की तैयारी करने वाले JLO, APO, RJS वगैरह, इनके जब फॉर्म भरते हैं तो अगर वैकेंसी 100 है तो फिर फिल करने वाले भी 2 लाख 3 लाख हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल वही है। इसमें भी अगर वैकेंसी कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते। जो प्रॉपर मैनेज तरीके से उसमें तैयारी कर रहा है उसके लिए वो काफ़ी ईजी रहेगा, काफ़ी आसान रहेगा, और इसमें मेहनत
उसके साथ साथ ये भी है कि आप उसको कितना अरेंज तरीके से तैयारी करते हैं। तो उसमें स्ट्रेटजी आपकी क्या रही, शेड्यूल कैसे रहा भाई, कैसे कब आपने कितनी देर तक पढ़ना चाहिए दिन में, कैसे क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? ये मैं कभी जब पढ़ाई करता हूँ तो मैं ये तो नहीं सोचता कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है। मैं ये टारगेट जरूर रखता हूँ कि मैं जो ये एक बेरक उठाया है तो इसको मैं आज कंप्लीट करूँगा, या 2 उठाए हैं तो मैं इन 2 को 3 दिन में कंप्लीट करूँगा। साथ ही साथ मेरा जो रीजनिंग का पार्ट है वो भी मुझे करना है। आप जैसे साथियों से जो टेक्निकली साउंड है मैं उनसे पूछूं कि भाई बताइए मैं रीजनिंग में कर रहा हूँ तो उसको किस तरीके से करूँ, मैं जीके कर रहा हूँ तो आप जो मुझे बताइए। तो इस तरीके से यानी सभी चीजें यानी पैरेलली साथ में थोड़ा लेके चलना चाहिए कि लेबर लाइफ पढ़ रहे हैं तो इस तरफ से भी कोई टॉपिक उठा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे जो आप प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपने बहुत सारा एजुकेशन मटेरियल उपलब्ध कराया है, वीडियोज़ आप प्रोवाइड कराते हैं, उन्हीं के थ्रू वही मैंने उस टाइम पे देखी जो मेरे पास उपलब्ध थी। अब तो आप लोगों के थ्रू काफ़ी उपलब्ध है, आपका जो स्टडी कीड़ा जो चैनल है और इसके थ्रू आप बहुत मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं और ये इससे लोग काफ़ी लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ठीक है दोस्तों, हमने शादाब जी से इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें पूछी कि भाई कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, एंड मोटिवेशन भी हमने बाद पूछा कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि 1-2 सीटें हैं तो क्या करना चाहिए। तो आपको हमेशा तैयारी में जुटे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शादाब जी आपका हमारे स्टडी कीड़ा में पधारने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।